मनी, एक सेकंड। मनी क्या है बच्चे? एनीथिंग दैट कैन बी एक्सचेंज्ड और इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, या फिर समथिंग दैट लॉ सेज इट इज। अब मनी तक पहुंचने से पहले हमारे पास जो हम पढ़ने लगे दैट इज एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ मनी दैट मीन्स पैसा जो है, जो ये आज के टाइम पे हम आईएनआर बोलते हैं, रुपीस, ये एक्चुअल पिक्चर में कैसे और कब आया, राइट? सो दिस। सो हाउ डिड एक्चुअली दिस आईएनआर और रुपी कम इनटू पिक्चर? सबसे पहले देयर वाज दिस थिंग, देयर वाज अ मार्केट वेयर थिंग्स वर एक्सचेंज फॉर अदर थिंग्स, जिसको हम कमोडिटी फॉर कमोडिटी मार्केट कहते थे। दैट मीन्स गुड्स वर एक्सचेंज इन रिटर्न फॉर गुड्स। दैट मीन्स से सपोज, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब अगर से सपोज मैं वीट सेलर हूं, ठीक है, मुझे क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, ऐसा इंसान जिसके पास कपड़े होते थे उसके पास जाती थी और मैं कहती थी कि मुझे जो है आप कपड़े दे दो और रिटर्न में मैं आपको क्या दे देती हूँ? वीट दे देती हूँ। सो दिस वॉज बचे द कमोडिटी फॉर कमोडिटी मार्केट और सीसी इकोनॉमी इसको बोलते हैं, ठीक है। बट बच्चे what if I wanted, I was a, say suppose A was a wheat seller, A wanted clothes, ठीक है। But what if this seller of clothes did not want to buy wheat in return? There was this problem. This problem is termed as डबल, डबल समझ रहे हैं ना? इसको इसकी चीज की जरूरत है, इसको इसकी चीज की जरूरत है। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। दैट मीन्स जो मैं खरीदना चाहती हूँ, जिस इंसान से सामान खरीदना चाहती हूँ और उसको अपना सामान बेचना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि वो मेरा सामान खरीदना चाहे इन रिटर्न। सो बच्चे यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी होती थी जिसको हम क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही होती थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। तो इसकी वजह से बच्चे हमारे को क्या करना पड़ा? सीसी इकोनॉमी या बार्टर एक्सचेंज को खत्म करना पड़ा, राइट। उसके अलावा बच्चे क्या प्रॉब्लम होती थी? से सपोज अब मेरे को फ्यूचर में खरीदना है, मैंने क्या किया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई सुन, मैं तुझे ना वीट बेचूंगा, चलो 100 kgs ऑफ वीट, ठीक है। उसके बदले तू मुझे 50 पेयर ऑफ सॉक्सेस दे दे, ठीक है, 50 पेयर ऑफ सॉक्स दे दे। मेरी क्लास शुरू कर, तो नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगी। सो 50 पेयर ऑफ सॉक्स मेरे को जो है दे दो। तो क्या होता था बच्चा यहाँ पे? और हम ये जो एक्सचेंज करते थे, से सपोज ये कहते थे दैट वी विल मेक दिस एक्सचेंज आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चे? मीन वाइल वीट का प्राइस जो है या तो कम हो गया या फिर बढ़ गया, ठीक है। मीन वाइल वीट का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो गया। अब ये क्या हुआ? प्राइस एज इन मतलब एक्सचेंज वैल्यू जो है वो डिफर कर गई, ठीक है। या फिर अब से सपोज यहाँ पे एक मिस्टर सी है जो कि क्या कहता है कि भाई तू मुझे 50 पेयर ऑफ सॉक्स बेच दे, उसके बदले आई विल गिव यू से सपोज
120 kgs ऑफ राइस। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चा, हम फ्यूचर फ्यूचर ठीक है, फ्यूचर एक्सचेंजेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं थे। क्यों? देयर वाज नो एक्चुअल वैल्यू विच कुड बी विच थ्रू विच इट वाज पॉसिबल टू डेफर द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कि फ्यूचर में मैं कहूंगी यार मुझे उससे 1 लाख बस इतना इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, आज के टाइम में हम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा एक्सचेंज की प्रॉब्लम आती थी, राइट। अब वो हो सकता है दोनों ही एक्सचेंजेस फ्यूचर में हो रहे हैं, या अभी वीट जो है जा चुका है लेकिन सॉक्स जो है फ्यूचर में जाएगी, तो मतलब डेफो पेमेंट की भी प्रॉब्लम आती थी। फ्यूचर डेफो पेमेंट्स यहाँ पे कि हम एक्चुअल वैल्यू नहीं लगा पाते थे कि कोई चीज कितने में एक्सचेंज होगी, कितने एक्सचेंज में होगी, राइट। उसके अलावा बच्चे सोचो, ये तो सिर्फ हम बातें कर रहे हैं वीट की, सॉक्स की। लाइफ स्टॉक जिनका काम ही क्या है, भेड़ बकरी अपने पास रखते हैं, उसके एक्सचेंज में चीजें देते थे। बच्चे अब मेरा एक घर है, ठीक है, मेरा एक घर है, मैं खुद तो ना, मैं खुद तो कह लो वीट सेलर ही हूँ। ठीक है, तो वीट एक तो मेरे को अपने पास अबांडेंस में रखना पड़ता था। अब देखो ऐसा अब मेरे को पल्सेस भी चाहिए, मुझे वेजिटेबल्स भी चाहिए, मुझे ऑयल भी चाहिए, मुझे मसाले भी चाहिए, मुझे कॉटन भी चाहिए, मुझे क्लोथ्स भी चाहिए, मुझे गोल्ड भी चाहिए, मुझे और XYZ सर्विसेज भी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए। तो क्या जरूरी है कि हर कोई मेरे से इन एक्सचेंज वीट ही ले? नो। तो बच्चे मैं क्या करती थी, सामान जो भी मेरे पास एक्सचेंज में आता था अपने सामान घर में रखना शुरू कर देती थी। अब ऐसा भी होता होगा मेरे पास कुछ कैटल्स भी आती होंगी, ठीक है, उनको भी रखना। बच्चे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे स्टोरेज इतनी तो वैल्यू कोई चीज होती नहीं थी। एक तो स्टोर करना वाज अ बिग चैलेंज, सेकंड पेरिश भी हो जाता था, सामान पड़ा पड़ा पिल्फर हो जाता था, खराब हो जाता था, राइट। सो स्टोरेज ऑफ प्रॉब्लम वाज अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस क्या हुआ, हमारा बार्टर सिस्टम फेल्ड मिजरेबली, राइट। सो अब सीधा प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं, डिफिकल्टीज पे। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। ये क्या है, ये कब होगा, जब दो इंसान एक्सचेंज में एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए रेडी है। अब नहीं है तो क्या होता था, जो दूसरा इंसान है जिसको अब एक्सचेंज कराना है वो ऐसे इंसान को ढूंढता था। से सपोज अब वो ये ए जो है वीट सेलर है, बी जो है ही हैज क्लोथ्स, ठीक है, बट बी डज नॉट वांट वीट इन रिटर्न, ही रादर वांट्स राइस। So A had to find someone, Mr. C, who was willing to exchange rice for wheat. उसे wheat खरीद ले, वो से राइस खरीद ले और फिर B को दे दे। तो यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से ये सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। ठीक है, सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है वो पढ़ लेते हैं। Means that the goods in possession of two different persons must be useful and needed by each other. ठीक है, so which was obviously very rare. It was very difficult to find such a person every time, so that's why इसका scope जो है limited था. Second, lack of unit of value. That means that it was very difficult to divide things, right? For in a commodity exchange, difficulty in dividing arises. ठीक है, money को तो you can divide into small and smaller fractions है. Suppose एक 500 का नोट है, you can divide that 500 rupees into rupees 5 each, rupee 1 each के नोट ले सकते हो, 10 के ले सकते हो, 50 के ले सकते हो, 100 के ले सकते हो, 20 का ले सकते हो, XYZ, राइट। सो बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल है, से सपोज इफ देयर वाज अ कार टू बी एक्सचेंज फॉर अ स्कूटर, देन डू यू थिंक इन क्या ना एक कार की वैल्यू, आज के हम नैनो या वो एक MG की छोटी सी गाड़ी चल रही है उसकी बात नहीं कर रहे, एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी को आप एक्सचेंज करोगे क्या स्कूटर के साथ? पॉसिबल था, ठीक है, कि उसको स्कूटर के लिए एक्सचेंज किया जाता इजीली? सो आंसर वाज नो। व्हाई? बिकॉज इट्स वैल्यू वाज कंपैरेटिवली लेस एंड इट्स वाज हाई, राइट। सो आप कैसे करते हैं एक्सचेंज? सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट to measure such exchanges also. Why? Because the car could not be divided into half or three-fourths portion. Yes. Similarly, animals की भी बात हुई है. Animals could also not be divided, right? With difficulty in storing wealth again. देखो, it was very difficult to store wealth for future. ठीक है, why? Because
मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक व्हीट, राइस, कैटल एक्सेट्रा डिटियोरेट हो जाते थे विद द पैसेज ऑफ टाइम. डिटियोरेट मतलब पिल्फर हो जाते थे, खराब हो जाते थे, एक्सपायर हो जाते थे बड़े बड़े. Further, the transfer of goods from one person to another involved huge transportation costs. Say, suppose I am living in Delhi and I want to have an exchange with you all in Chandigarh. So it obviously involved some transportation costs. Even if I was living in Panchkula and you were in Chandigarh, it still involves a transportation cost, which otherwise is not involved in case of money. I can easily like transfer cash to you in fractions of seconds and that too without any processing charges. Yes, or very less processing charges. Then transfer of immobile कमोडिटीज. बताओ घर क्या एक जगह से दूसरी जगह तुम ट्रांसफर कर पाते हैं, लैंड वगैरह नहीं. आजकल के टाइम पे क्या, रजिस्ट्री, पैसा दो रजिस्ट्री आपके नाम पे है, राइट. तो अभी के टाइम में इमूवेबल प्रॉपर्टीज या कमोडिटीज को आप एक्सचेंज कर पाते थे, उस टाइम पे इट वाज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट. एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, अगेन जैसे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि एक ऐसा नहीं कह सकते ना कि यार अगर 50 आप मैं मेरे को 50 जोड़े सॉक्स के 50 पेयर ऑफ सॉक्स जो है आप में से एक्सचेंज कर रहे हो फॉर 100 kgs ऑफ व्हीट. से सपोज देयर इज सम अदर पर्सन एस हु इज जस्ट विलिंग टू एक्सचेंज इट फॉर 70. ठीक है. सो देयर वाज नो लाइक स्टैंडर्ड एक्सचेंज नहीं था कि अगर इसने 100 का कर तो हर कोई 100 से ही करेगा. देयर कैन बी डिफरेंट ओपिनियंस, देयर कैन बी डिफरेंट मेजर ऑफ वैल्यूज अगेन, राइट. सो अब उसके साथ किसी एक हम कह नहीं सकते एक एग्जैक्ट कोई चीज थी जिसके अगेंस्ट हम बार बना के या स्टैंडर्ड बना के एक्सचेंज कर पाते थे. दैट वाज द प्रॉब्लम. So the value of goods or services means the amount of other things and services can be exchanged for the market. There is no common measure. ठीक है. In this situation, it was difficult to decide कि कौन से proportion में कौन सा good जो है exchange होगा, right? Last, this we've also discussed that there was lack of standard of deferred payment या difficulty for making future payments, contractual payments. तो अगर आज के टाइम पे मैंने आपके साथ कोई exchange की बात करी यार आज के आज से बात खत्म होगी, कल को हो सकता है आपकी या मेरी वैल्यू के अंदर क्वालिटी के अंदर गिराव आ गया या फिर अमाउंट में चेंजेस आ गए, तो कल को जो मुझे पेमेंट करनी है या आपसे जो मैंने एक्सचेंज करना है पेमेंट एज इन जो भी हम दोनों के बीच में एक्सचेंज की बात हुई, हो सकता है कि अब आपके लिए वो फीजिबल नहीं है या वो मेरे लिए फीजिबल नहीं है. तो फिर फीजिबल मतलब प्रैक्टिकल या फिर ओके नहीं था. सो क्या होगा बच्चा, वहां पे अब चीजों को मतलब ज्यादातर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज हमारे ऊपर खड़ी नहीं होती थी और जरूरी नहीं है कि एक्सचेंजेस जो है फ्यूचर में हो पाते, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उस टाइम पे रहती थी. तो देखो in a barter system future payments would have been stated in terms of specified goods or services. This led to the following problems. Number one, there could be disagreement about the quality. यही बात मैंने करी कि आज तुम मेरे से कोई कॉटन देख के गए which was fine quality. Tomorrow, like after 3 months when I delivered you the same cotton, it lost its value or the quality degraded, right? So there would be disagreement about the specific commodities that would be used for repayment. और हो सकता है कि हमने डिसाइड किया था कि मैं आपको कॉटन दूंगी इन एक्सचेंज फॉर व्हीट, अब मैंने आपको क्या किया कॉटन क्लोथ दे दिए इन एक्सचेंज ऑफ व्हीट. सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम अगेन. नाउ बच्चे उसके बाद बार्टर के बाद देयर वाज समथिंग मतलब इट वाज रियलाइज दैट देयर शुड बी सम अदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. सो what came next in was gold, silver, copper coins. ठीक है ना, ये आए. अब इसकी क्या दिक्कत पड़ी भाई, इसको ना एक तो पहले आप अगर पुरानी मूवीज देखी आपने तो आपने देखा होगा कि पोटलियों में लोग जो है पैसे के सिक्के भर भर के लेके जाते थे. अब बच्चे उसे एक बारी में अगर थोड़े से भी सिक्के ऐसे सपोज 100 रुपए ही है उस सिक्के, ठीक है, 100 कॉइन्स ही थे 100 की वैल्यू के, तो बच्चे वो जो है इजीली कोई भी देख पाता था कि हाँ इसके पास इतनी मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्राएं हैं या कॉइन्स है व्हाटसोएवर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थेफ्ट का प्रॉब्लम रहता था. दूसरा आप उसको स्टोर करना अगेन वाज अ चैलेंज. ठीक है, उसको संभाल के रखना. थर्ड थिंग वाज दैट पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट लाइक फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑर्नामेंट्स की तरह. ठीक है ना, अब क्या है कि गोल्ड कैन कुड एट दैट टाइम बी एक्सचेंज्ड एज अ मनी and at the same time people use it as an ornament. So it was used more for its intrinsic value than the face value. Intrinsic value क्या होती है कि जितने की वो एक्चुअल में कमोडिटी वैल्यू है. ठीक है, अगर मैं कमोडिटी वैल्यू से बेचूं तो उसकी मे बी वैल्यू ज्यादा थी. ठीक है, और उसकी फेस वैल्यू जो है 10 रुपए थी. So that again led to a lot of problems, right? So what came in?
लास्ट ये जो अभी के टाइम में हम यूज करें, पेपर करेंसी एंड कॉइन्स, मेटल कॉइन्स जो है, दैट केम इन, right? So till now, though there have been improvements, there has been plastic money, there has been digital money in today's day, in today's time, but that basic paper or metal currency is still the same. Yeah. So there are a lot of functions because of which जो है मनी बहुत ज्यादा इस टाइम पे इस तरीके से, मतलब पेपर या हम कह सकते हैं मेटल कॉइन्स जो है चल रहे हैं. So why? Because it is generally accepted as a medium of exchange. Today, if I want to buy something from you and I offer you money in terms of cash, ठीक है, चाहे वो अपना इस तरीके से नोट्स हैं चाहे कॉइन्स हैं, या अगर आपके पास यूपीआई है, स्कैन कर दिया सीधा आपके बैंक में गया, सो यू विल नॉट से नो टू मी फॉर that exchange case. Why? Because for you and for me, for everybody, it is a medium of exchange, and it can be converted into other assets without losing time and value. Today, if I want to buy a property or I want to buy some, say suppose consumer good like bread, biscuit, butter, कुछ भी, so उसकी वैल्यू एक तो गिरेगी नहीं रुपए की, ठीक है, और ना ही टाइम हम दोनों का बर्बाद हो. So what are the different functions of money? Sorry, I've got some cold. Yeah. So the functions of money, number one, primary, main या basic function. हमेशा देखो जी, इसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चन तो देखो जी आते नहीं है, ठीक है, पर फिर भी अगर आए तो मेन या बेसिक प्राइमरी फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर जनरली एक्सेप्टेबल, जो हमने बात करी है कि आज के टाइम पे बच्चे में आई कैन नॉट कंपेल यू, से सपोज you cannot compel me if I'm teaching you, I'm giving you any sort of services, you cannot compel me to buy whatever you are dealing in, right? Say suppose कि आपका कोई भी बिजनेस है, say suppose Sabira is has a से सपोज कुछ कॉस्मेटिक की फैक्ट्री है, भविष्य का कुछ से सपोज ग्रोसरी स्टोर है, तो आज ये लोग मुझे ये नहीं कह सकते कि मैम आप मेरे से कॉस्मेटिक्स ले लो रिटर्न में, या फिर भविष्य कहेगा मैम आप मेरे से दाल और ये चावल और ये सारी चीजें ले लो. नो. व्हाई? बिकॉज इन रिटर्न समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल फॉर मी विल बी मनी. ठीक है. सो मनी इज समथिंग दैट यू और आई कैन नॉट इन एक्सचेंज से नो टू, right? And it is something which the law says that you cannot say no to money, right? That's why it has the power of being generally accepted as a medium of exchange. Now medium of exchange means that it can easily be accepted or transferred, या फिर उसकी वैल्यू के एक्सचेंज आप चीजें ले सकते हो, right? आओ देखिए. So money has what? First of all, as a medium of exchange, it has eliminated the problem of barter system. जहाँ पे हमारे को ट्रेड के लिए सोचना पड़ता था कि यार मैं वीट सेलर हूँ, आप मुझे क्लॉथ बेचेंगे या नहीं. That problem has now been solved. If I'm a wheat seller, you want to buy something from me, you just offer me money, I'll accept and I'll pay you. Or sorry, I'll deliver you the product, and vice versa, right? So double coincidence of bonds की प्रॉब्लम यहाँ पे इसने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू खत्म कर दिया है. दूसरा, individuals can exchange their goods and services, and that money can be used for buying any other thing, right? Today if you paying me the fees, ठीक है, I can buy whatever I want to in this world from that money. So that's what they're saying. Number three, the process of exchange will have two parts, obviously sale and purchase. ठीक है, आप ऐसे सर्विसेज परचेज कर रहे हो, मैं आपको जो है सर्विसेज दे रही हूँ, सेल कर रही हूँ. तो यहाँ पे बच्चे ये कह रहे हैं जब एक्सचेंज होता है देयर इज ऑलवेज एन एक्सचेंज, विच मीन्स कि एक साइड कोई खरीद लेगा और दूसरा कोई बेचेगा. ठीक है, एक देगा और एक दूसरा जो है लेगा, दैट इज एन एक्सचेंज, राइट? सो सेल एंड परचेज ऑफ मनी. लास्ट, it is easy with money to get it exchanged into any sort of goods or services. Today if you go to the market, what with money, what is it that you cannot buy? What material thing in this world can money not buy? कोई ऐसी चीज नहीं है. हर मटेरियल चीज को आप पैसा, अगर मार्केट में कोई सामान पड़ा है सेलेबल फॉर्म में, मटेरियल चीज है तो उसको आप पैसा देके एक्सचेंज करा सकते हो. सो नंबर वन इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नंबर टू, measure of value or unit of account. Today, say suppose you go to the market, ठीक है, and you want to buy, say suppose a Pepsi का कैन, ठीक है, या वो 20 की बॉटल. So what do? You say भैया ये सामान दे दो, ये बॉटल दे दो कोल्ड ड्रिंक की. तो आपको पता है यार वो 20 रुपए की है, ठीक है. You don't do कि भाई मेरे पास ना ये है बेचने के लिए, इसके रिटर्न में तू मुझे कितना सामान दे. So that problem again, measure of value.
या यूनिट ऑफ अकाउंट अगेन हैज बीन सॉल्व. व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू टुडे which is expressed in terms of money. ठीक है? So another function is common measure of value or unit of account. Under barter, there was no common measure. Different goods were linked to different and then exchange was happening. यहाँ पे ग्रेगरी कावर्थ है, इसने क्या बोला? Money acts as a standard of measure of value to which all other things can be compared. तो आज के टाइम पे पैसा रखो और आप हर चीज को उससे कंपेयर कर सकते हो. Why? Because now in today's world, every commodity has a value and that value is expressed in terms of money. Can I am teaching? Please go. इसमें ये निकला और ये. Please observe. Next, money acts as a common denominator to which the value of all the goods and services are expressed. Again, same thing. ठीक है? हर चीज का एक प्राइस टैग है. ठीक है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस और ऑफर प्राइस या जो भी कह लो. ठीक है? Then when we express the value of a commodity in terms of money, it is called the price. अभी हमने बात करी सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस. ठीक है? तो हम जब भी किसी चीज को पैसे में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम हमेशा प्राइस बोलते हैं. ठीक है? So it is easy to calculate exchange ratios between them. Say suppose आज के टाइम पे एग्जाम्पल लेते हैं. There is this person A. ठीक है? He wants to buy 100 packets of Lays, जो कि कोई ₹10 each वाला पैकेट है. And there is this Mr. B, right, who wants to buy 50 packets of Lays or say suppose 50 fruity, ठीक है, या जूस को भी कह लो, टेट्रा पैक का, which is worth ₹25 each. ठीक है? सो बच्चे टुडे कैन यू एक्सप्रेस द वैल्यू कि यहाँ पे एक पैकेट देखो मैं कह रही हूँ लेस का 10 रुपए का है और जूस का 25 का है. कैन वी एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ रेशियोस? यस, इट इज 2:5. तो इसका मतलब क्या चीज महंगी है? जूस इज मच मोर एक्सपेंसिव देन योर पैकेट ऑफ लेस. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग दैट इट कैन बी एक्सचेंज. मतलब एक्सचेंज जो है वो रेशियो में भी डिफाइन कर सकते हो आजकल के टाइम में बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज नोन एज प्राइस एंड दैट प्राइस इज सेट बाय the exchange of money. Money की वजह से it's possible. So the two primary or the main function या basic function of money is number 1 medium of exchange and second क्या value बताना. ठीक है? Number 3 मतलब अब यहाँ पे secondary, subsidiary या फिर derivative functions मतलब other. ठीक है? जो कि थोड़े से छोटे हैं. Subsidiary means comparatively जो कि बाद में आते हैं. ठीक है? मेन मेजर आ गए. मेजर के बाद जो और छोटे मोटे डेरिवेटिव मतलब जिसकी और कहीं से हमने वैल्यू निकाली है, इससे सपोर्टिव कह लो फंक्शंस है मनी के, वो कौन से? नंबर 1 इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफिनेट पेमेंट्स. इफ टुडे वी से सपोज वी डिसाइडेड दैट आई वांट टू बाय दिस लैंड और प्लॉट, ठीक है, से सपोज विच इज 13 CR, राइट, एंड आई विल पे यू, या मतलब मैं खरीद रही हूँ, आई एम रेडी टू पे रुपीज दिस सो एंड सो. ठीक है? कल को आई विल रीपे यू द मनी और आई विल पे यू व्हाटसोएवर फॉर दिस लैंड. ठीक है? अभी मैंने पे नहीं किया, अभी मैं पे कर रही हूँ. ठीक है? तो व्हाट इज इजी, अभी मैं यहाँ पे उस टाइम पे तो हम कहते हैं लैंड की वैल्यू बदलती रह रही है, चेंज है. मैंने ए से खरीदा, ए ने मुझे लैंड दे दिया. ठीक है? ए हैज गिवन मी द लैंड एंड वी विल पे व्हाट ₹13 CR. तो अब ये भी डिसाइडेड हो सकता है ना, ए कहेगा यार तू मुझे +1% पर मंथ जो है इंटरेस्ट भी पे कर. सो इट इज मच मोर इजियर. वाई? बिकॉज देयर इज सर्टेनिटी कि कितना पैसा क्या देना है, पैसा देना है, कितना देना है, कब देना है, दैट इज अगेन इजी. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है. पहले के टाइम में वैल्यू कम हो जाती थी किसी की चीज की या ज्यादा हो जाती थी, तो एक वो प्रॉब्लम होती थी, क्वालिटी में प्रॉब्लम हो जाती थी. आज के टाइम में मनी मनी वो रहेगा और आप एक्सचेंजेस जो है इजिली कर सकते हैं. सो क्रेडिट हैज बिकम द लाइफ एंड ब्लड ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. मतलब कि उधार जो है बहुत आजकल के टाइम में प्रेवलेंट है, बहुत इजी है और मिलता ही है. मतलब कि आज के टाइम में बिजनेस जो है वो बिना उधार के पॉसिबल नहीं है, ये कह रहे हैं. दूसरा, मिलियंस
of transactions instead of payments are not made, sorry, instant payments are not made. मतलब अभी खड़े पैर में पैसे दे दूं ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे खड़े पैर पैसे नहीं भी दिए जाते, लेटर फ्यूचर डेट में हम डिसाइड करते हैं करेंगे. सो द डेटर डेटर इज अ पर्सन जो सामान खरीदता है और उधार पे कहता है मैं सामान जो है उसके पैसे दूंगा. So debtor is a person who owes money to the business. That means who has to pay the money for the goods that has been purchased on credit. In those situations, money जो है वो standard of deferred payment रहता है. So it is why deferred क्यों है, क्योंकि generally acceptable है. कल को अगर मुझे तुम्हारे को पैसे वापस देने, सामान जो मैंने आज खरीदा, you cannot say no to me. Its value is stable. ठीक है, आज मैंने आपको कहा मैं 10,000 रुपए 3 महीने बाद दूंगी तो 10,000 दूंगी भाई, या फिर +1% पर मंथ के हिसाब से, तो 10,000 +1% दैट इज 100, ओ सॉरी 1,000, तो 11,000 में आपको 1 महीने बाद दूंगी. ड्यूरेबल मतलब इट डज नॉट लूजेज इट वैल्यू इफ केप्ट प्रॉपरली इन अ सेफ, या प्रॉपरली ध्यान से रखा जाए तो इट्स ड्यूरेबल, इट लास्ट फॉर ईयर्स. एंड होमोजीनियस दैट मीन्स जो आपके हाथ में 100 रुपए का नोट है, मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ नोट का नंबर चेंज होगा. पर दुनिया में आपको एक गांधी जी की शक्ल ही दिखेगी, मेरे में भी गांधी जी की शक्ल ही देखेगी, एक जैसा ही कलर होगा, आरबीआई का उसके ऊपर सब कुछ सेम होगा. सो इट इज होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स एग्जैक्टली लाइक लाइक. समझ आ रहा है सबीरा, भविष्य, पीयूष, उर्वी, कार्तिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज Yes, बच्चों ma'am. स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर एसिड फंक्शन ऑफ मनी. व्हाट वाज प्रॉब्लम इन your double coincidence of bonds, sorry, double coincidence of bonds कह रही हूँ मैं, barter system है. What was the problem? That it was very difficult to store value. Why? Because first of all, बहुत ज्यादा सामान स्टोर करना was a challenge. Second, there was this problem of pilfering, ठीक है, और commodity losing its value. Today, आज के टाइम में if you want to carry like 2-3 lakhs, you can easily do so. अपने पॉकेट्स में, जीन्स के पॉकेट में आराम से लाख लाख 2-2 3-3 लाख रुपए लोग इजिली कैरी कर लेते हैं, और वो भी किसी को नहीं पता चलता अगर 500-500 के नोट है. सो इट इज बिकॉज ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. यू कैन इजिली कीप इट इन योर सेफ्स घर पे, ठीक है, पॉकेट्स में, अलमारी में, सेफ में, बैंक्स में. सो दैट हैज बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मनी. और वहां पे मतलब इसी की वजह से, एक तो देखो उसकी वैल्यू भी लूज नहीं ना होती क्योंकि वो खराब नहीं होगा, इट वोंट पिल्फर. सो वेल्थ कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू stored in terms of money, and money can be stored without loss in value. Savings are secured and can be used whenever there is a need. तो अगर आज आप बैंक में जाके पैसा जमा कराओ, अगेन स्टोर है, वो भी स्टोर है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू. एंड सेकेंडली जब भी आपको चाहिए विड्रॉ करके उसको यूज कर सकते हो पैसे के. इन दिस वे मनी एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर पेमेंट. तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा, ब्रिज मतलब कि आज और कल के वक्त में जो एक थोड़ी बहुत सर्टेनिटी आज के टाइम में आ सकती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मनी. Next, money means goods and services. Thus, money serves as a store of value again, right? So, it is also important. बात क्या है? It is also known as the asset function of money. ठीक है? Asset means something which is going to give you benefit in the future, even today also. So, it is a asset function of money. Money has overcome obviously all the problems of barter system. Number one was medium of exchange. Barter में there was this problem of double coincidence of bonds. Today, if you want, you can buy anything with the help of money. Second is measure of value. Again, there मैंने साथ क्या समझाई दिया था that under barter system it is very difficult to measure things with other things. Today we have a common measure that everything can be expressed in terms of money, and there is this price जिसके accordingly आप ratio define करके जो है कमोडिटीज को मेजर कर सकते हो, उनकी वैल्यू को. स्टोर ऑफ वैल्यू अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, आप आराम से सामान को रख सकते हो जो कि फ्यूचर में यूज हो सकता है, आपको प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब अनसर्टेनिटी से बचाता है, और बच्चे आपको हेल्प करता है टू अंडरटेक एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, राइट. एंड उसकी वैल्यू भी लूज नहीं होगी, पेल्फर भी नहीं होगा. तो ये सारी चीजें. स्टैंडर्ड ऑफ डेफिट पेमेंट अगेन future में if I have to enter into any sort of transactions, I have to make any future payments that can also be easily made. Why? Because it is generally acceptable, stable, durable and homogeneous. Same lines ऊपर जैसा, ठीक है. Now definitions of money. So सबसे पहले है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी. सिंपल सी बात है, लीगल मतलब लॉ, ठीक है. तो मनी इज व्हाट द लॉ सेज इट इज. आज के टाइम पे सरकार कहती है कि हमारे लिए पैसा क्या है, ये है INR, रुपीस, ठीक है.
जो कि कह लो 500 का नोट है, लीगल टेंडर। 100 रुपए का नोट है, 50 का है, 10 का है, 20 का है, जो भी है, जो भी लॉ कह देते ना भाई, वट एवर द लॉ सेज इट इज मनी। जो लॉ ने कहते हैं, आप कल को लॉ आ जाए और कहते हैं ये कागज ऑरेंज कलर का मनी है, तो मनी है जी, चुपचाप मनी है। ठीक है, सो इट मीन्स दैट एनीथिंग विल बी कॉल्ड मनी इफ द लॉ प्रोक्लेम्स, प्रो मतलब आगे आगे बोलता है कि ये भाई ये पैसा है, वो पैसा है। It will commonly be accepted as a measure of value। तो कल को आपको अगर कोई भी सामान में एक्सचेंज में डील करना है, सो आप किसके अगेंस्ट करोगे? अगेंस्ट मनी। नेक्स्ट, इट विल बी इंडाउड विद लीगल टेंडर पावर। नाउ व्हाट इज लीगल टेंडर पावर? दैट मीन्स के मनी के पास हर वो पावर है कि वो एक्सचेंज, मतलब कि वो लीगली रिकॉग्नाइज है कि हाँ भाई, अगर मैं आपसे यहाँ पे कोई भी सामान खरीद रही हूँ और मैं कहती हूँ कि इसके 50 रुपए, आप मेरे से ले लो, 50 रुपए का सामान है, आपने एमआरपी उसमें लिख रखा है, तो कल को आप मुझे मना नहीं कर सकते कि मैं पैसे नहीं लूंगा, उसके बदले तो कुछ और देना। हाँ भाई, ठीक है, यू आर बाउंड इफ आई हैव टू पे यू एनीथिंग। मेरे आपको 50 रुपए देने थे, कल को मैं आपको कैश दूं, चाहे सिक्के दूं 50 रुपए के, आप मुझे किसी तरीके से मना नहीं कर सकते टू एक्सेप्ट मनी, राइट? वाई? बिकॉज इट इज अ लीगल टेंडर पार, या फिर इट हैज अ लीगल या लॉफुल पार, ठीक है, जिसके अगेंस्ट सारे ट्रांजेक्शन आज के टाइम में पॉसिबल है। अगेन, अकॉर्डिंग टू दिस एस्पेक्ट, मनी इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज लीगल टेंडर एंड सेकेंड इज नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब जो कि हमारी कंट्री में कहा जाता है ये पैसा है, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड अंडर द लॉ ऑफ लैंड, मतलब कंट्री के हिसाब से आईएनआर। सो इट इज इंडाउड, इंडाउड मतलब इम्पावर्ड, जिसके पास पावर है of legal tender, that is the legal power to discharge debt. So if today I have to repay you 50,000, या फिर किसी भी तरीके से if I have to pay you मतलब I am a debtor, मैंने आपसे 50,000 का सामान खरीदा है, मैं आपको 50,000 रुपए कैश में दूंगी और आप मेरे को मना नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर आपने मुझे कल को मना किया, क्रेडिटर हु रिफ्यूजेस इट, अगर आपने कल को मुझे मना कर दिया, आई एम नॉट लीगली बाउंड टू पे यू एनीथिंग इन रिटर्न, तो मैं आई एम डिस्चार्ज्ड, मैं फ्री हो जाऊंगी। अब दुनिया का कोई इंसान या लॉ मुझे कंपेल नहीं कर सकता आपको कुछ देने के लिए, क्योंकि आपने ही मुझे मना कर दिया था पैसे लेने। सो ये जो लीगल मनी होती है इसको फियट मनी भी कहते हैं। फियट इज समथिंग विच इज ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो कह दिया, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ने कह दिया ये पैसा है तो ये पैसा है, इसलिए इसको फियट मनी भी कहते हैं। अगेन, लीगल टेंडर स्टेटस इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज लिमिटेड टेंडर, कॉइन्स अप टू वैल्यू ऑफ 1,000 रुपीज, ठीक है, 1,000 कॉइन्स तक। अगर मैं आपको पैसे सिर्फ 1,000 रुपए के, 1,000 रुपए देने थे या 900 रुपए भी देने थे, मैं आपको कैश ना दे के कॉइन्स देती हूँ ना, तो आप मुझे मना नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ कहते हैं यार 1,000 तक के कॉइन्स जो है बोले। अब ऐसा नहीं है यार, देखो दूसरे इंसान बोल सकते हैं कि नहीं मैं नहीं लूंगा, या मैं आपको सामान नहीं बेच रहा। अब यहाँ पे अलग बात है, अब मैंने आपसे पैसे लेने हैं, और तो आप मुझे अगर कॉइन्स देने आओगे ना 900 के, तो मैं ये नहीं कह सकती नहीं लूंगी। लेकिन हाँ, अगर 1,001 हो गया ना कॉइन, तो मैं मना कर सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर है, 1,000 तक का लॉ ने कह दिया है कि कॉइन्स जो है दूसरा इंसान एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर, दैट इज करेंसी नोट्स, ये जो पेपर करेंसी है, ठीक है, जितना मर्जी दो, 2 करोड़ दे दो, 50 करोड़ दे दो, 100 करोड़ दे दो, कैश में कितना भी दे सकते हो ना, आप मेरे को मना कर सकते हो ना मैं आपको मना कर सकती कैश एक्सेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज नॉन लीगल टेंडर मनी विच इज ऑल्सो नोन एज द फिड्यूशियरी मनी और ट्रस्ट, जिसपे होता है ऑप्शनल मनी, दैट इज चेक्स, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। बच्चे लॉ कहता है कि देखो जी, इसको मैं पैसे की तरह मान सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है आज अगर आप मुझे एक चेक दो और मैं कहूँ मैं नहीं एक्सेप्ट करती चेक पेमेंट्स, ठीक है, तो आप मुझे लॉ के अंडर आई यू कैन नॉट कंपेल मी टू एक्सेप्ट इट। व्हाई? बिकॉज इट इज समथिंग विच इज ऑप्शनल। आई कैन से नहीं मेरे को तो कैश दो, ठीक है, तो क्यों? क्योंकि लीगल टेंडर है वो, मैं आपको मना नहीं कर सकती कैश के लिए, आप मुझे मना नहीं कर सकते कैश के लिए। लेकिन अगर चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके लिए मैं इजीली मना कर सकती हूँ किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए। वाई? बिकॉज इट इज ऑप्शनल टू इधर एक्सेप्टेड और नॉट, और टू मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आज आज चेक ले लिया तो कल को अगर वो बाउंस हो गया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी खत्म हो जाएगी, तो तब भी मैं केस कर सकती हूँ या फिर
रिटर्न ले सकती हूँ, मतलब दैट मीन्स कि वहां पे भी लीगल पावर है, बट इट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों? क्योंकि अगर मेरे को आपके ऊपर विश्वास है मैं तभी चेक जो है लूंगी। सो फिड्यूशियरी मीन्स इफ आई हैव ट्रस्ट bestowed on you, मेरे को आपके ऊपर विश्वास है, सो दैट इज फिड्यूशियरी। ठीक है। So money is accepted on the basis of trust of the issuer of money commands. Issuer मतलब जो कि चेक दे रहा है, काट के दे रहा है, issuer हुआ वो। ठीक है। It is also called fiduciary money because it is accepted on the basis of trust. It includes credit instruments like drafts, checks, bills of exchange, promissory notes, and so on. Optional money basically refers to demand deposits, any deposit account on which check can be withdrawn. ठीक है। तो डिपॉजिट देखो जी, चेकेबल डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स वही होते हैं चेक से रिलेटेड। जब मेरे बैंक पे पैसा, अब से सपोज आपने मुझे पैसा देना था, आपको कोई चेक ले लो, मैं मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, मैं आपको चेक काट के दे रहा हूँ ये दे रही हूँ, आप जो है विड्रॉ करा लेना पेमेंट। सो दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने वर्ड क्या यूज करा है, डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको मैं एक और वर्ड से बोल रही हूँ चेकेबल डिपॉजिट्स। दैट मीन्स जिसके अगेंस्ट आप चेक इशू कर सकते हो और पैसे विड्रॉ करेंगे। ठीक है। Next is functional definition. This was what your legal definition. Now we are on the functional definition of money. तो functional definition as the name says कि जो कि defined है, money is defined on the basis of functions that it performs. So it has a basic functions, four basic functions. Number one is medium of exchange, standard of value, ये unit of value, store of value and deferred payments. तो ये चार चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम मनी को मनी कह सकते हैं by the functions it perform. Number one function is medium of exchange. Number two is store of value. Number three is unit of exchange. Number four is standard of deferred payments. Right? So next type of definition is narrow definition और उसके बाद है broad definition. Narrow definition जो है उसमें सिर्फ नोट्स, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट्स है। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जो मेरे बैंक में पैसा पड़ा है वो विड्रॉ करके मैं दे सकती हूँ। इन अदर वर्ड्स इट्स नैरो डेफिनेशन ओनली इंक्लूड्स थिंग्स दैट आर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू और ये जो ऊपर चार बातें करी हमने फंक्शंस की, वो ब्रॉड में सुनेंगे। ब्रॉड डेफिनेशन कहती है अगर आपकी कोई एफडीआं पड़ी है ना, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट बोलते हैं उसको, आरडीज, ठीक है ना, जो कि किसके पास है, बैंक्स के पास है या पोस्ट ऑफिस के पास है। मेरा पैसा अगर जो कि एफडी के फॉर्म में, एफडी इज ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है, या टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है। मेरा एफडी फिक्स डिपॉजिट का अगर पैसा, टर्म डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं उसको, अगर पैसा कहाँ पड़ा है बेटा, बैंक के पास पड़ा है, तो कह रहे वो भी क्या है, मनी में ही आता है, बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में, एक ही बात। Then these deposits can be converted into demand on a short notice and are near assets. कह रहे हैं अगर आपको मजबूरी खड़ी है तो आज आप एफडी तोड़वा के क्या कर सकते हो, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं तो देखो जी 3 साल के बाद तो होना ही होना है, क्योंकि उसका फिक्स्ड टाइम पीरियड कितना था, लॉक इन पीरियड वाज 3 years. सो आफ्टर दैट टाइम इट इज कन्वर्टेबल इनटू मनी। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज अगेन टेकन अप एज अ मनी। Last topic is money supply and measures of money supply. First of all, you guys tell me, are you with me? समझ आ रहा है? सबीरा, उर्वी, भविष्य, पीयूष, कार्तिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया। सो मनी सप्लाई का मतलब क्या है बच्चे, जितना भी पैसा इस टाइम में इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, जितना पैसा आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास अभी क्या है, इकोनॉमी में घूम रहा है, उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है। सो इट कैन बी डिफाइंड या फिर इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है। इन सर्कुलेशन, इस टाइम में जितना भी इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। So important. If it is a point of time, it is a stock concept. ठीक है। इस टाइम पर हमने ये बात भी करी थी that money supply is a stock concept, whereas change in money supply is a flow concept. तो अभी इस टाइम पर कितना पैसा मेरे पास है या इकोनॉमी में घूम रहा है, that is your money supply and it is a stock concept. So the volume of money held by public at a point in an economy is referred to as money supply. तो हम वैसे अगर बात करते हैं, ठीक है, कि कितना पैसा पब्लिक के पास, नॉट विद बैंक्स, नॉट विद गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वी लर्न इट अभी M1 M2 M3 M4 मेजर्स में। ठीक है। तो कहते हैं मनी सप्लाई कैसे काउंट कर सकते हो, जो पैसा पब्लिक के पास है, जो पैसा पब्लिक के पास है, ना ही बैंक के पास। देखो
बैंक के पास पब्लिक का पैसा, यस, ठीक है, लेकिन बैंक का पैसा नो, बैंक के पास गवर्नमेंट का पैसा नो। लेकिन अगर हमारी सरकार ने बाहर वालों का कोई पैसा रख रखा है वो यस पब्लिक, ओके, सो दैट वी विल डू, अभी डोंट वरी। सो इम्पोर्टेंट बात क्या है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी इज रेफर्ड टू एज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इंक्लूड्स दोज कंपोनेंट्स व्हिच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो कि ट्रांजैक्शंस में मतलब अगर मेरे को खर्च करना है पैसा तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं, फ्री मनी है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रांजैक्शन मनी। ट्रांजैक्शन मनी मतलब खरीद या बेचने के लिए जो पैसा मैंने रखा है। अगेन इट इज स्टॉक कंसेप्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये चीजें पैसा मनी में इंक्लूड नहीं होगी। मनी सप्लाई में मैंने आपको बता दी, मनी सप्लाई में क्या नहीं होगा, गवर्नमेंट का पैसा, ठीक है, सरकार, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंट फंड्स, इन सब में जो पैसा पड़ा है सरकार का, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होगा मनी सप्लाई में। दूसरा, बैंक ने सीआरआर एसएलआर तरीके के पैसे जो, देखो अब मैं क्या हूं, एसबीआई हूं, मेरे को मैंडेटेड है बाय आरबीआई टू कीप एन एलआरआर इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर प्लस एसएल, ठीक है, जो मुझे एट द रेट ऑफ से सपोज 5% जमा करना पड़ता है तो मेरा पैसा, एसबीआई का पैसा आरबीआई के पास, या पीएनबी का पैसा एग्जाम्पल एसबीआई के पास, या किसी का भी पैसा, किसी भी बैंक का पैसा, किसी बैंक का पैसा, किसी भी बैंक का पैसा मनी सप्लाई में नहीं आता। मेरा पैसा बैंक के पास, यस, क्योंकि उसकी ओनर कौन हूं, मैं हूं, पब्लिक है। क्लियर ये बात, बोलो जी। Yes, ma'am. ठीक है बच्चे। So it has two components, currency that is paper money and coins, and held by public. Public is private individuals or business firms also, and is known as currency held outside the bank. मतलब जितना अभी सर्कुलेशन में आप लोगों की जेबों में है। और दूसरा है जो मेरा पैसा बैंक के पास है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स अगेंस्ट विच चेक्स आर इशूड, ठीक है ना। तो मैंने कहा मेरा पैसा मेरी जेब में और मेरा पैसे बैंक के पास, दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं, मतलब मनी सप्लाई के डेफिनेशन में आते हैं। Then measures of money supply we have, get on the recommendation of the second working group of money supply, the RBI has 4 measures, ठीक है, M1, M2, M3 and M4. So number 1, आपके पेपर में सिलेबस में M1 ही है, पर हमारी बुक में जो जो है हमारे नोट्स में दैट आई विल डू, डोंट वरी। सो M1 क्या है बच्चे, लर्न करना पड़ेगा। सी, that is currency notes and coins with the public excluding cash in hands of commercial bank. Why? Because commercial banks के जो पैसा होगा वो डिमांड डिपॉजिट में है, ठीक है जी। तो जितना करेंसी चाहे पेपर के फॉर्म में चाहे कॉइन्स के फॉर्म में हम लोगों की जेब में पड़ा है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। नंबर 2, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स है, लेकिन बैंक्स के एक दूसरे के साथ जो पैसे पड़े हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग इंटरबैंक डिपॉजिट्स। But demand deposits are those deposits which can be withdrawn by the depositor anytime. मेरा पैसा है पीएनबी के पास पड़ा है, मैं अपना चेक काटूं, चेक लगाऊं, पैसा निकाल लूं, मेरे फोन में पड़ा है, यूपीआई स्कैन करूंगी, मेरे पास मेरा पैसा आ जाएगा, तो दैट इज डिमांड डिपॉजिट। नाम से पता है डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जो कि मेरी डिमांड पे मेरा पैसा मेरे पास है। क्लियर। सो फर्स्ट इज सी, दैट इज करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। सेकेंड, डिमांड डिपॉजिट्स, ऐसा पैसा जो मेरा बैंक के पास पड़ा है मेरी मर्जी पे, नॉट फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स का लॉक इन टाइम पीरियड होता है, तो फिक्स डिपॉजिट्स या रेकरिंग डिपॉजिट्स नहीं, ऐसा पैसा जो कि सेविंग्स के फॉर्म में से सपोज या करंट अकाउंट पे मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, मैं जब भी जाऊं डिमांड पे पैसा निकाल सकती हूँ। Number 3 is other deposits. Now, what does other deposits include? Very important. So, other deposits are the deposits held by RBI. RBI के पास पैसा पड़ा है, किसका? देखो, of all the economic units except government banks, ठीक है ना, गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, आरबीआई के पास किसी और कमर्शियल बैंक का पैसा है वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा।
लेकिन उसमें क्या क्या होगा, सेमी गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब आईडीबीआई, आईएफसीआई, एलआईसी, इन सब का पैसा, यूटीआई, इन सब का पैसा अगर बैंक के पास मतलब आरबीआई के पास पड़ा तो वो इंक्लूड होगा। यस, ठीक है। फॉरेन सेंट्रल बैंक्स इन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट का, फॉरेन बैंक्स का, फॉरेन सेंट्रल बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब का पैसा अगर आरबीआई के पास पड़ा है तो वो इंक्लूड होगा। यस, होगा। तो यही बातें हैं। अगेन आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। M1 includes C. C is currency notes and coins with the public. Number two, DD, that is your demand deposits. Demand deposits are the money that is with the bank and can be withdrawn anytime on demand by the public. ठीक है। Number three is other deposits. Other deposit does not include two things. आरबीआई के पास पैसा जो कि गवर्नमेंट का है, नॉट इंक्लूडेड। आरबीआई के पास पैसा जो बाकी बैंक्स का है, नॉट इंक्लूडेड। बट व्हाट डज अदर डिपॉजिट्स इंक्लूड? इट इंक्लूड्स द मनी विद द आरबीआई। आरबीआई के पास पैसा, कौन सा पैसा? जो कि सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, लाइक आईडीबीआई, आईएफसीआई, एलआईसी, यूटीआई एंड ऑल, उनका पैसा अगर आरबीआई के पास है तो वो इंक्लूड होगा। यस, होगा। नंबर टू, फॉरेन बैंक्स, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन लोगों का पैसा अगर आरबीआई के पास पड़ा तो इंक्लूड होगा। यस, ठीक है जी। तो M1 is also known as the transaction money. Why? Because it is directly used for making transactions and is the most liquid. If you want to write down, it is the most liquid मतलब इजिली, जो कि पैसा या पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ऑब्वियसली ये सारा है ही पैसा, तो इजिली आप चेकेबल डिपॉजिट्स के थ्रू या डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू उसको निकाल सकते हो। M2 इज इजी। M1 प्लस मेरा ऐसा पैसा जो कि पोस्ट ऑफिस के पास पड़ा है लेकिन सेविंग्स के फॉर्म में, मैं हर महीने कुछ कुछ दिन बाद पोस्ट ऑफिस के बाद अपना पैसा जमा कराती हूँ, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो दैट मीन्स इट इज सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ठीक है। नंबर थ्री, M3। M3 में M1 तो है ही है। सेकेंड क्या है? नेट टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स मैंने पहले भी बताया फिक्स डिपॉजिट्स है विद कमर्शियल बैंक्स। तो मेरा ऐसा पैसा जो कि मैंने बैंक के पास जमा कर रखा और मैंने कहा मैं 3 साल, 5 साल, 10 साल से पहले पहले नहीं निकालूंगी, सो ये वाला पैसा लिक्विड तो नहीं है सबसे ज्यादा, बट हाँ पैसा तो है। तो ये कहाँ पे आएगा? M3 में आएगा। ठीक है, वाइडली यूज्ड है। M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट मतलब सेविंग्स भी हो जाएगा एज वेल एज फिक्स डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे। ठीक है। अगेन M1 तो हमने लर्न कर लिया। M2 में क्या आएगा? M1 प्लस क्या आएगा? सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 में क्या आएगा? M1 प्लस फिक्स्ड या फिर टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। M4 में क्या आएगा? M1 तो सॉरी M3 तो आएगा। M3 में क्या क्या था? M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट्स। तो अब रहेगा क्या? क्या रह गया? पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस का जितना भी पैसा है, टोटल पैसा विद द पोस्ट ऑफिस, वो ले लो। ठीक है। बट ये पोस्ट ऑफिस के पास जो NSCs है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होगा। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है। मतलब अगर मेरे को पैसा से सपोज अपना रखना था, सेव करना था, मैं क्या कर देती हूँ? इन्वेस्ट कर देती हूँ। किसमें? NSCs में। मैं इसको खरीद के ना, ये सर्टिफिकेट को खरीद के अपने पैसे इसमें लगा देती हूँ। सो कह रहे हैं NSCs जो है एक्सक्लूडेड है, मतलब M4 में नहीं है। राइट। सो मैंने आपको बताया मोस्ट लिक्विड इज M1। M4 ऑब्वियसली लीस्ट लिक्विड है, उसको टाइम लगता है पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। M3 मैंने आपको बताया इज द वाइडली यूज मेजर, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब टोटल पैसा ऑफ द सोसाइटी। M1 and M2 are narrow, whereas M3 and M4 are wide money concepts. High powered money is something which is produced by RBI और गवर्नमेंट। सो RBI के पास कौन सा मतलब RBI का पैसा कौन सा होगा? वो वाला पैसा जो हम लोगों के पास है, और कैश रिजर्व्स विद द बैंक, दोनों हाई पावर्ड मनी है। डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड
डिमांड डिपॉजिट्स, देखो जी टर्म डिपॉजिट्स है कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिक्स टाइम पीरियड के लिए, कह लो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए हम बैंक के पास जमा करते हैं और उसको हम नहीं निकाल सकते इजीली जब तक कि टाइम पीरियड खत्म नहीं होता। अगर मैं पहले विड्रॉ करती हूँ तो पेनल्टी लगती है। मतलब अगर 5 लाख रुपए मिलने थे तो मेरे को बैंक बोलता है भाई तूने आज अगर निकालने हैं तो तेरे को 3,80,000 मिलेंगे, एक बार 1,20,000 रुपए मैं काटू। वेरएस डिमांड डिपॉजिट्स के ऊपर कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, मैंने आज जमा किया मैं कल भी कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ जब मर्जी निकाल सकती हूँ, अभी रात को निकाल सकती हूँ, पूरे 5 मिनट बाद भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स वेरएस डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स, दैट मींस चेक के अगेंस्ट आप वो पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हो। फिर बच्चे वैल्यू ऑफ मनी फॉर मॉनेटरी एंड फॉर नॉन मॉनेटरी पर्पस, ये जो है ये पुरानी बातें कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की आउट ऑफ। कह रहे इट मीन्स परचेसिंग पावर ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी एज मनी, दैट मीन्स 10 रुपीज का नोट रुपी 10 रुपी नोट एज मनी विल बाय गुड्स वर्थ रुपीज 10 ओनली। आज 10 रुपए का नोट या सिक्का मेरे पास है तो 10 रुपए तक का सामान मैं खरीद सकती हूँ। वैल्यू फॉर नॉन मॉनेटरी पर्पस, वैल्यू फॉर पे, मेरी बात सुनो, 10 रुपए का नोट बनाने के लिए जो कागज लगा या जो मटेरियल लगा, क्या उसकी एक्चुअल में वाली 10 रुपए होगी कि नहीं? नहीं। आज अगर उसमें एक नोट की डिजिट धुल भी जाए ना, खराब हो जाए या वो फट जाए बीच में से, ठीक है, तो इट विल नॉट बी इवन सोल्ड एज अ स्क्रैप, कोई भी मेरे से वो खरीदेगा नहीं भाई इन रिटर्न एनीथिंग। सो दैट इज वैल्यू फॉर नॉन मॉनेटरी। ठीक है, सो अगर आज की हम बात करें करेंसी, पेपर करेंसी जो है उसके ऊपर जो 10 रुपए का सामान है दैट विल बाय यू दैट विल बाय यू प्रोडक्ट्स है कमोडिटी वर्थ रुपीज 10 ओनली। बट अगर इसको मैं आज इसकी वैल्यू वैसे चेक करूंगी ये कितने का बना है, या अगर इसको मैं स्क्रैप में मतलब रद्दी में बेचने जाऊं मार्केट में तो इसकी कोई वैल्यू उससे बहुत कम है। ठीक है, तो ये बात बोलिए। So it means commodity of value, that is a value of material which is used to make money is very less. That means value of paper used to make 10. Can you imagine when what you will get when you sell a rupee 10 wala, 10 rupee to a raddi wala? Nothing in return. Yes. क्लास तो मतलब ये बात जो कर रहे हैं आज की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो थे गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है, मैंने आपको बताया गोल्ड के एक कॉइन के ऊपर से सपोज रुपीज 100 लिखा हुआ था। ठीक है, और आज अगर आप ये से सपोज दिस वाज 500 ग्राम्स, आधे तोल वो कुछ तोलो आधे तोले का है मार्केट में बेचने का, तो बच्चे आज के टाइम पे 50,000 रुपए का बिकेगा। ठीक है, लिखा गया 100, बिकेगा कितना? 50,000। ठीक है, सो इसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बोथ आर डिफरेंट कमोडिटी वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो अगर इसको मैं आज बेचने जाऊं तो इसकी वैल्यू विल बी मच मोर, और इसको बनाने में भी ज्यादा पैसा लगा है। तो यही बातें आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, फुल बॉडीड या फिर रिप्रेजेंटेड फुल बॉडी, एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू और सेम। फेस वैल्यू मतलब जो लिखा है, ठीक है, 10 रुपए लिखा है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्या है, मतलब अगर उसको मैं बेचने जाऊं तो एज अ कमोडिटी, गोल्ड कॉइन के ऊपर पहले 10 रुपए लिखा था, उस टाइम की बात कर रही हूँ, अगर उसको मार्केट में एज एन ऑर्नामेंट बेचने जाती तो वो 10 का ही बिक रहा था। दिस वाज फुल बॉडी, दैट इज मनी वैल्यू इज इक्वल टू द कमोडिटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल दोज यूज इन ब्रिटिश 1 रुपी कॉइन, सिल्वर वैल्यू एंड सो ऑन, राइट। रिप्रेजेंटेटिव फुल इज आजकल के टाइम का जो पैसा है, ठीक है, विच इज मेड आउट ऑफ पेपर। वैल्यू उसके ऊपर 500 रुपए लिखी है, एक्चुअल में उसका मटेरियल 5 रुपए का भी नहीं है, और अगर उसको रद्दी में बेचोगे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा रिटर्न में, राइट। सो दिस इज फुल बॉडीड एंड रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी। किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है मनी के टॉपिक में तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क।